अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। नीलम ने जिस लड़की का जो हुलिया बताया था वो उसी पुरस्रार लड़की का था। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उस पुरस्रार लड़की ने यह कैसे कह दिया था कि उसकी और मेरी शादी होने वाली है, हालांकि मैं उसे जानता तक न था। उससे सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी। फिर सबसे हैरानकुन जो बात थी वो ये थी कि बकौल नीलम के उसने पुरस्रार लड़की को पहली बार इस बस्ती में देखा था। इससे साफ जाहिर था कि वो इस बस्ती की रहने वाली न थी। वो फिर कौन थी और कहाँ रहती थी? मुख्तलिफ ख्यालात मेरे दिमाग में कसमसा रहे थे और मैं शदीद उलझन का शिकार होता जा रहा था। मैंने नीलम से कहा, उस लड़की ने तुम्हें गलत कहा है कि उसकी और मेरी शादी हो रही है। फिर वो ऐसा क्यों कहती थी बाबूजी? नीलम चौंक कर बोली, मुझे खुद नहीं मालूम। मैंने कहा, मैं तो उसे जानता तक नहीं कि वो कौन है और कहाँ रहती है। क्या आपने उसे देखा हुआ है बाबूजी? हाँ, सिर्फ एक बार, मैंने कहा और मुख्तसर तौर पर उस लड़की की आमद के बारे में बताया। आखिर में बोला, नीलम, तुम्हें उस लड़की से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने नीलम की आंखों में झांका। शादी का सुनकर नीलम के चेहरे पर हया की लाली छा गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। क्या मैं तुम्हारी तरफ से हाँ समझूं? बाबूजी, मेरी आपसे शादी हो सकेगी? वो क्यों? मैं चौंका। बाबूजी, आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हूँ। नीलम ने कहा, ऐसी सूरत में ये शादी कैसे हो सकती है? मैंने कहा, दुनिया में ऐसी कई शादियाँ हैं जो दीन धर्म से मावरा हैं। ये कोई मसला नहीं है। नीलम, तुम मुसलमान हो जाना। अगर तुम राजी हो तो मैं कल ही तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। मैं राजी हूँ, नीलम शर्माते हुए बोली। मैं उसके अदा पर मुस्कुरा कर रह गया। बातों बातों में ही नीलम मेरे लिए खाना तैयार कर चुकी थी। उसके बाद वो चली गई। मैं सरशार होकर खाना खाने लगा। मैं नीलम के बारे में वाकई संजीदा हो चुका था और उससे शादी का फैसला कर लिया था। मुझे यकीन था कि अगर नीलम की माँ से उसका हाथ मांगूंगा तो वो इनकार नहीं करेगी। दूसरे दिन बाबूराम शहर से आ गया था। मैंने सोच लिया था कि नीलम के बारे में बाबूराम से ही बात करूंगा। वही कस्तूरी से नीलम के बारे में बात करेगा। मैंने बाबूराम को अपने पास बुलाया और उससे सारी बात कर डाली। बाबूराम ने मेरी सारी बात तवज्जो से सुनी थी और वो खुश भी हुआ था। साहब, मैं आज ही कस्तूरी से बात करूंगा, बाबूराम ने कहा। मुझे यकीन है कस्तूरी जरूर मान जाएगी। बाबूराम, क्या नीलम के पिताजी मान जाएंगे? अगर कस्तूरी मान गई तो रामचंद भी मान जाएगा। बाबूराम ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, क्योंकि रामचंद अपनी बीवी की जरूर मानता है, वो उसकी कोई बात नहीं टालता। ठीक है, मैंने सरशार लहजे में कहा, तुम आज ही खुशखबरी सुनाना। बाबूराम काम करने के बाद नीलम के घर की तरफ चला गया। मेरे दिल में एकदम मौहूम सी उम्मीद थी कि कस्तूरी मेरी नीलम से शादी के लिए इनकार नहीं करेगी। मैं जल्द से जल्द नीलम से शादी करना चाहता था। मुझे बाबूराम का शिद्दत से इंतज़ार था। मेरा एक एक लम्हा बेचैनी में गुजर रहा था। बाबूराम की वापसी 1 घंटे के बाद हुई। उसके आते ही मैंने उससे पूछा, क्या कस्तूरी मान गई है? जी साहब, बाबूराम ने कहा। ना सिर्फ मान गई है बल्कि वो तो इस रिश्ते पर बहुत खुश है। उसने कहा है कि वो रामचंद को मना लेगी और नीलम मुसलमान भी हो जाएगी। ठीक है बाबूराम, मैंने सरशारी से कहा। मैं 1 हफ्ते के बाद हैदराबाद दक्कन घर जा रहा हूँ। 2 दिन के बाद वापस आऊँगा तो अपनी माँ और बहनों को ले आऊँगा ताकि वो नीलम की और मेरी शादी की बात पक्की कर सकें। क्या आपके घर वाले मान जाएंगे साहब? बिल्कुल मान जाएंगे, मैंने कहा। मेरी अम्मी ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। बाबूराम के जाने के बाद मैं कुर्सी पर बैठ गया। अब मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। अब मैंने प्रोग्राम बनाया था कि 1 हफ्ते के बाद मैं अपने घर जाऊंगा और अपने घर वालों को बस्ती में ले आऊंगा ताकि वो कस्तूरी से नीलम का हाथ मांग सकें। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने रिवॉल्वर जेब में डाला और जंगल के राउंड पर निकल गया। शाम को नीलम के बजाय कस्तूरी ही मेरे लिए खाना बनाने आई थी। अब उसकी हालत पहले से बेहतर थी। उसने मुझे नमस्ते किया और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मुझे उस दिन अजीब सा लग रहा था, यानी मेरी होने वाली सास मेरे घर में मेरे लिए खाना पका रही थी। जब कस्तूरी खाना बनाने के बाद जाने लगी तो मैंने कस्तूरी से बात की कि वो कल से मेरे लिए खाना बनाने न आया करे। बस्ती वालों को मालूम होगा तो वो ना जाने क्या बातें करेंगे। कस्तूरी ने भी कहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तय पा गया था कि कस्तूरी मेरे लिए खाना और नाश्ता अपने घर बनाया करेगी और बाबूराम ले आया करेगा। यह तरीका बेहतर था। मैं भी नहीं चाहता था कि बस्ती वाले बातें करें। अब रोज़ ही बाबूराम मेरे लिए सुबह
और शाम नाश्ता और खाना लेकर आता था। 2 दिन हो गए थे नीलम से भी मुलाकात नहीं हुई थी। नीलम से मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन था। आज से 2 दिन के बाद मैंने अपने घर हैदराबाद दक्कन के लिए रवाना होना था। मैं चाहता था कि मैं घर जाने से पहले नीलम से ज़रूर मिल लूँ। उस दिन मैं जंगल का राउंड लगाकर क्वार्टर की तरफ आ रहा था। दोपहर का वक्त था। मुझे रास्ते में नीलम नजर आई, जो अपनी ही धुन में सर पर घड़ा रखे जा रही थी। शायद वो करीबी नहर से पानी भरने गई थी। उसने मुझे न देखा था। मैं चुपके चुपके उसके पीछे जाने लगा। फिर उसके करीब पहुंचकर मैं एकदम उसके सामने आ गया। मुझे अपने सामने यूं देखकर वो घबरा गई। उसके सर से पानी वाला घड़ा गिरते गिरते बचा। अगर मैं घड़े को ना पकड़ लेता तो शायद घड़ा जमीन पर गिरकर टूट जाता। बाबूजी आप, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। डर गई ना, मैंने हंसते हुए कहा। मेरा तो दम निकल जाता, नीलम ने कहा। खुदा ना करे, मैंने जल्दी से कहा। ऐसी बातें नहीं किया करते। मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गया हूं। जब से तुम्हारी माँ ने हाँ की है, तुमने तो खुद को घर में ही छुपा लिया है। बाबूजी, जब हमारा रिश्ता हो जाता है तो हम अपने होने वाले पति से पर्दा करने लग जाते हैं, नीलम ने कहा। अच्छा बाबा, अच्छा, तुम मुझसे भी पर्दा करना, मगर आज नहीं, क्योंकि परसों मैं घर जा रहा हूं अपने घर वालों को लेने के लिए, ताकि बाकायदा बातचीत हो सके। आप कहाँ से आ रहे हैं बाबूजी? मैं जंगल का चक्कर लगा कर आ रहा हूं, मैंने कहा। और सुनो, आज के बाद तुम मुझे बाबू नहीं कहोगी तो फिर क्या कहूं? तुम मुझे आफताब कह सकती हो। मुझे शर्म आती है, नीलम ने शर्माते हुए कहा। अचानक वो चौंकी। अचानक ही उसकी नज़र एक तरफ पड़ी। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में खौफ और दहशत की परछाइयां छा गई थी। अगले ही लम्हे वो चीखी, बाबूजी, वो सांप! सांप का सुनते ही मैं तेजी से मुड़ा। अगले ही लम्हे मैं भी चौंक पड़ा। अब हमारे सामने एक सांप फन फैलाए मौजूद था। उस सांप को देखकर मेरा चौंकना फितरी बात थी। ये वही सांप था जिसे मैं कुछ दिनों से देख रहा था। नीलम खौफ के मारे मुझसे चिपक गई थी। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की मुझसे यूं चिपकी थी। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मगर इस वक्त मसला उस सांप का था जो हमारा रास्ता रोके बैठा था। मैं उस सांप को गौर से देखने लगा। मुझे उस सांप के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। बाबूजी, मुझे खौफ आ रहा है, नीलम खौफजदा लहजे में बोली। डरो नहीं, मैं इस सांप को भगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने उसकी हिम्मत बंधाई। फिर मैंने नीलम को खुद से जुदा किया और फिर कुर्ब जवार में देखने लगा। मुझे अपने करीब ही एक लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ नजर आया, जिसे मैंने लपक कर उठा लिया और उस सांप को हलकारने लगा। मगर उस सांप के वहां से हटने के जरा भी इरादे न थे। वो बदस्तूर हमें ही देख रहा था। अब की बार तो मेरे जिस्म में भी सरसराहट दौड़ गई। अगले ही लम्हे हम दोनों ठिठके। वो सांप धीरे धीरे झाड़ियों की जानिब रेंगने लगा और चंद लम्हों के बाद घनी झाड़ियों में गायब हो गया। चलो नीलम, मैंने डंडा एक तरफ फेंकते हुए कहा। अगले ही लम्हे हम दोनों बस्ती की तरफ बढ़ गए। नीलम अभी तक खौफजदा हो रही थी। वो मुझसे कोई बात न कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे खौफ से उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। बस्ती में दाखिल होते ही वो अपने घर की तरफ चल पड़ी, जबकि मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। शाम का अंधेरा अब फैलने लग गया था। सर्दी भी बढ़ने लग गई थी। जब नीलम अपने घर जाने वाली गली में मुड़ गई तो मैं अपने क्वार्टर की जानिब चल दिया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने सांप को गोली क्यों ना मार दी। हालांकि मेरे पास रिवॉल्वर भी था। मैं उसे मार देता तो उससे जान छूट जाती। वो सांप मुतादिद मर्तबा मेरे सामने आ चुका था, लेकिन एक बात सोचने की थी कि उस सांप ने अभी तक मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाया था। मैं क्वार्टर पहुंचा तो उस वक्त अंधेरा बहुत गहरा हो चुका था। बाबूराम मौजूद न था। वो शायद मेरे लिए खाना लेने के लिए गया हुआ था। आधे घंटे के बाद बाबूराम आ गया था। वो वाकई खाना लेने गया था। मैं सारा दिन जंगल का राउंड लगाता रहा, इसलिए भूख बहुत लगी थी। मैंने मुंह हाथ धोया और खाना खाने लगा। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर नीम दराज नीलम के बारे में सोच रहा था कि उसी वक्त दरवाज़ा बजने लगा। मैं चौंक पड़ा। बाहर बाबूराम मौजूद था, मुझे ही आवाज़ें दे रहा था। मैं बिस्तर से उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने दरवाज़ा खोला तो बाबूराम मुझे देखते ही बौखलाए लहजे में बोला, साहब, तंग करने की क्षमा चाहता हूँ। वो दरअसल। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने तेज़ लहजे में कहा। साहब, वो कस्तूरी है ना? हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ कस्तूरी को? उसकी बेटी नीलम को सांप ने डस लिया है। क्या? मुझे पांव तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। ओहो, कब, कैसे हुआ ये सब? अभी चंद मिनट पहले की बात है, बाबूराम बताने लगा। वो कस्तूरी को दवा बनाकर दे ही रही थी कि अचानक ही एक सांप ने उसे डस लिया। उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब नीलम कहाँ है? मैंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। वो अस्पताल में है, बाबूराम ने बताया। चलो मेरे साथ, मैंने कहा। फिर मैं बाबूराम के साथ चल पड़ा।
रात का अंधेरा फैला हुआ था, सर्दी भी उरूज पर थी, मगर मैं सर्दी से लापरवाह आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे नीलम की फिक्र पड़ी हुई थी। बाबूराम भी बर्क रफ्तारी से चल रहा था। हम 15 मिनट में ही अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के बाहर बस्ती के बहुत से लोग जमा थे। मैं अंदर दाखिल हो गया। अस्पताल 4 कमरों पर मुश्तमिल था, जो जदीद सहूलतों से आरी था। एक कमरे में नीलम बिस्तर पर बेयारो मददगार पड़ी थी। उसकी माँ कस्तूरी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो भगवान से नीलम की जिंदगी की प्रार्थना कर रही थी। नीलम की आंखें बंद थी। उसके जिस्म में हरकत नाम की कोई चीज न थी। डॉक्टर भगवान दास भी मुसलसल नीलम का चेकअप कर रहा था। माँ जी, नीलम, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। नीलम जवाब नहीं दे रही है, कस्तूरी गुलूगेर लहजे में बोली। मैं नीलम के करीब जाकर बैठ गया। जिस जगह सांप ने डसा था वो जगह सियाह हो चुकी थी। नीलम, मैंने नीलम का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे आवाज दी, मगर नीलम ने मेरी आवाज पर भी आंखें न खोली, जिससे मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी और दिमाग में अजीब से वसवसे जन्म लेने लगे। मैंने डॉक्टर भगवान दास से पूछा, डॉक्टर साहब, सांप काटे की वैक्सीन दी? जी हाँ, दी है, डॉक्टर भगवान दास ने जवाब दिया। तो ये फिर होश में क्यों नहीं आ रही है? आ जाएगी, डॉक्टर भगवान दास ने बताया। हालांकि वैक्सीन फौरी असर करती है। मैं फिर नीलम को पुकारने लगा। जब नीलम ने काफी देर तक अपनी आंखें ना खोली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। बाबूराम कस्तूरी को तसल्ली दे रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे नीलम के जिस्म में हल्की हल्की हरकत हुई हो। मैं नीलम को पुकारने लगा, नीलम ने नहीफ व नजार अंदाज में आंखें खोल दी। डॉक्टर भगवान दास, बाबूराम कस्तूरी भी उसके करीब आ गए थे। नीलम की आंखों के पपोटे थरथरा रहे थे। नीलम कैसी हो तुम? नीलम, बाबू, वो लड़खड़ाई जबान में बोलने लगी। नीलम, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मैं उसकी ढारस बंधाने लगा। बाबूजी, मेरा बचना शायद मुश्किल है। नीलम डूबती हुई सांस में बोली, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वो सांप। हाँ, बोलो। बाबूजी, वो सांप नहीं। अचानक बोलते बोलते दहशतजदा हो गई। उसकी आंखें खौफ के मारे फटने लगी। उसकी नज़रें एक तरफ जम गई। मैंने उसकी नज़र के ताकुब में देखा तो मुझे उस तरफ कुछ भी नजर न आया। बाबूजी, वो सांप। नीलम इससे आगे कुछ न कह सकी और उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसकी आंखें जैसी थीं वहीं जम गई थीं। मैं शदीद उलझन का शिकार था। ताहम मैंने नीलम को हिलाया जुलाया, मगर अब की बार वो बेहिस्सो हरकत हो चुकी थी। वो मर चुकी थी। डॉक्टर भगवान ने भी उसकी नब्ज चेक करके बता दिया था कि नीलम मर चुकी है। उसकी माँ कस्तूरी धाड़े मार मार कर रो रही थी। बाबूराम भी गमजदा हो गया था। मुझे खुद नीलम की नागहानी मौत का बेहद दुख था, मगर मैं क्या कर सकता था। अस्पताल में एक नाकारा हालत में एम्बुलेंस मौजूद थी, जिसमें नीलम की अर्थी रखकर उसके घर ले जाई गई। अर्थी के साथ मैं, कस्तूरी और बाबूराम ही गए थे। घर पहुंचते ही कोहराम सा मच गया था। नीलम की माँ कस्तूरी की हालत न संभल रही थी। बस्ती की औरतें उसे दिलासा दे रही थी। बाबूराम के कहने पर बस्ती का एक नौजवान नीलम के पिताजी को नीलम की मौत की इत्तला देने रवाना हो चुका था। नीलम की मौत पर हर शख्स गमजदा था। नीलम का बाप रामचंद 11 बजे तक पहुंच गया। वो भी उधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें छोटी छोटी थी, सर से गंजा था। उसकी छोटी छोटी आंखें सूजी हुई थी। शायद सारा रास्ता वो रोता हुआ आया था। आते ही उसने नीलम की अर्थी के करीब रोना शुरू कर दिया। मेरी बेटी, तुम्हें क्या हो गया है? नीलम, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है रामचंद, बस्ती का एक बूढ़ा उसे दिलासा देते हुए बोला। मेरी एक ही बेटी थी, वो भी चली गई। थोड़ी देर के बाद रसूमात अदा हुई। उसके बाद नीलम की अर्थी उठाई गई और शमशान घाट की तरफ ले जाने लगे। मैं भी गमजदा शमशान घाट आ गया। एक तरफ लकड़ियों का ढेर रखा हुआ था। नीलम को उस पर लिटा दिया गया। फिर शमशान घाट के गोरकन ने उसके ऊपर मजीद लकड़ियां रखनी शुरू कर दी। चंद दमों के बाद रामचंद ने लकड़ियों को आग लगा दी। मुझसे ये मंजर देखा न जा रहा था, इसलिए मैं वहां से हट गया और अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया। मुझे नीलम की जुदाई का बेहद दुख था। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया था। जिंदगी में पहली बार किसी से शदीद मोहब्बत हो गई थी, और वो भी दागे मुफारिकत दे गई थी। यह वो पुरस्रार लड़की थी जो किसी हवा के झोंके की मानिंद आई थी और हवा के झोंके की मानिंद ही चली गई थी। जब मैं अपने क्वार्टर में पहुंचा तो उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मैं बेसुध होकर अपने बिस्तर पर लेट गया और नीलम के बारे में सोचने लगा, जिसकी अंधोनाक मौत का मुझे यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद बाबूराम भी आ गया। उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाया। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, साहब, मैंने आपको एक अहम बात बतानी है। वो क्या? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। साहब, आपको याद होगा,
एक दिन आपके कमरे में एक सांप घुस आया था। हाँ, फिर? साहब, जिस वक्त नीलम बिटिया को सांप ने डसा था, मैं उस वक्त कस्तूरी के घर पर मौजूद था। उसने बहुत जोर की चीख मारी थी। मैं चूंकि दूसरे कमरे में कस्तूरी के पास बैठा हुआ था और नीलम दूसरे कमरे में दवा बना रही थी। मैं नीलम की चीख सुनकर फौरन दूसरे कमरे में पहुंचा तो नीलम जमीन पर गिर पड़ी थी और मैंने उस खौफनाक सांप को भी देख लिया था। साहब, वो सांप बिल्कुल वैसा ही था जो आपके कमरे से भाग कर गया था। बाबूराम की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और सनसनी की एक तेज लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं चौंक कर बाबूराम को देखने लगा। मुझे वो मंजर याद आने लगा जब उसी सांप ने मेरी जिंदगी बचाई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि नीलम को डसने वाला सांप वही था? मैंने सरसराती आवाज में पूछा। साहब, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। बाबूराम ने असबाती सर हिलाया। फिर तुमने उस सांप को मारने की कोशिश क्यों ना की थी? की थी, बाबूराम ने कहा, मगर वो पलक झपकने से पहले ही गायब हो गया था। सांप का मामला मजीद उलझता जा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या मामला है। मुझे नीलम के वो आखिरी अल्फाज भी याद आने लगे जब मरने से पहले उसने किसी सांप का जिक्र किया था। शायद वो मुझे किसी सांप के बारे में कुछ बताना चाहती थी, मगर मौत ने उसे मोहलत न दी। अब बाबूराम की बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैं सोच रहा था कि नीलम सांप के बारे में क्या कहना चाहती थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं जूं-जूं सोचता था, शदीद उलझन का शिकार हो जाता था। अब तो सांप को मारना मेरे लिए लाजमी हो चुका था। वो बस्ती के मजीद लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने अब फैसला कर लिया था कि मुझे सांप जहां भी नजर आएगा मैं उसका गोली मारकर खात्मा कर दूंगा। मुझे शदीद एहसास हो रहा था कि अगर मैं उसका उसी वक्त खात्मा कर देता जब उसने कल हमारा रास्ता रोका था तो आज नीलम मुझसे यूं जुदा ना हो पाती। लेकिन अब क्या हो सकता था? सोच का दायरा महदूद होता जा रहा था। मेरी हैदराबाद दक्कन रवानगी थी। मेरा जी तो नहीं चाह रहा था, मगर घर जाना भी मजबूरी थी। एक हफ्ता कबल ही मैंने अम्मी को खत लिख भेजा था कि मैं इतवार को आ रहा हूँ। अब घर वालों को मेरा इंतजार था। मैं पूरे 1 महीने के बाद अपने घर जा रहा था। रात को मैंने अपना सामान पैक कर दिया था, इसलिए सुबह होते ही मैंने अपने मातहत अर्जुन को चार्ज दिया और खुद बाबूराम के हमरा अड्डे की तरफ बढ़ गया, जहां हर 2 घंटे के बाद हैदराबाद दक्कन जाने वाली बस आती थी। शामकोट में रेलवे स्टेशन भी था, जहां से ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त पर आती और जाती थी। बाबूराम ने मुझे कहा था कि मैं रेलगाड़ी के जरिए हैदराबाद दक्कन जाऊं, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि रेलगाड़ी की निस्बत मुझे बस में सफ़र करना अच्छा लगता था। जब हम बस स्टैंड पर पहुंचे तो बस अभी तक नहीं आई थी। मैंने बाबूराम को कुछ हिदायत दी, फिर उसे रुखसत कर दिया। फिर एक बेंच पर बैठ गया और बस का इंतजार करने लगा। बस स्टैंड पर इक्का दुक्का अफरादी मौजूद थे। इससे साफ जाहिर था कि बस्ती के लोग रेलगाड़ी के सफ़र को ज़्यादा तरजीह देते थे। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो उस वक्त सुबह के 9 बजने वाले थे। बस ने 9 बजे आ जाना था। फिर 9 भी बज गए मगर बस न आई। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था, मगर बस का दूर दूर तक नामो निशान न था। मेरी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा था। अचानक एक तरफ गैर इरादी तौर पर देखते ही मैं चौंक उठा। मुझे वही लड़की नजर आई जिसे तलाश करते करते मैं खंडर तक गया था। वो एक तरफ जा रही थी। उसे देखते ही मैं उठा और उसकी तरफ लपका। सुनो सुनो, मैंने उसे पुकारा, मगर अब की बार भी उसने मुझे कोई जवाब न दिया। ऐसा लगता था जैसे उसने मेरी बात ही ना सुनी हो। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। वो भी तेजी से जा रही थी। उसका रुख बस्ती की तरफ था। मैंने जब देखा कि वो नहीं रुक रही तो मैं उसके पीछे दौड़ पड़ा। मैंने उसके करीब जाते ही उसे बाजू से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ मोड़ा। सुनो, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? अगले ही लम्हे जब मैंने उसे देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो लड़की कोई और थी। वो डर गई थी और अपना बाजू छुड़ा के पीछे हट गई थी। उसने सहमे हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा। कौन हो तुम बाबू? सॉरी, मैंने माजरत खुहाना लहजे में कहा। मेरी एक दोस्त है, उसकी शक्ल भी बिल्कुल तुमसे मिलती है। मैं समझा कि तुम मेरी दोस्त हो। उस लड़की ने अपना सर झटका और आगे बढ़ गई। मैं बेनीलो मराम होकर दोबारा बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। मैं मुगालते में उस लड़की को वही लड़की समझ बैठा था। हालांकि उस लड़की की उस लड़की से शक्ल बिल्कुल मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो हमशक्ल जुड़वा बहनें हों, मगर ये हकीकत ना थी। मैं जब बस स्टैंड पर पहुंचा तो बस आ चुकी थी और लोग बस में सवार हो रहे थे। मैं भी अपना बैग लिए बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से भरी पड़ी थी। सिर्फ चंद एक सीटें खाली थी। मुझे भी एक सीट मिल गई। थोड़ी देर के बाद बस चल पड़ी। मैं खिड़की के रास्ते बाहर देखने लगा। हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें बहुत खूबसूरत लग रहे थे। गांव के लोग खेतों में घुसकर काम कर रहे थे।
और उनके छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। कितना प्यारा मंजर था। मैं इन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक बस में सवार एक औरत की चीख सुनाई दी। सब मुसाफिर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। जिस औरत ने चीख मारी थी वो पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ड्राइवर ने बस रोक ली थी। क्या बात है? कंडक्टर ने उस औरत से पूछा। वो खौफजदा होकर थर थर कांप रही थी। उसका रंग सफेद पड़ चुका था। सांप, खिड़की पर सांप है। सबने उसके साथ वाली खिड़की की तरफ देखा, मगर खिड़की पर कोई सांप ना था। यहां तो कोई सांप नहीं है, कंडक्टर ने जवाब दिया। मैं देखता हूं। फिर वो दरवाजे के साथ बनी लोहे की सीढ़ी के जरिए ऊपर चढ़ गया। चंद लम्हों के बाद वो नीचे उतर आया। ऊपर तो कोई सांप नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर उसने ड्राइवर से कहा, चलो जी। सांप का सुनकर मैं भी हैरतजदा हो रहा था। अब तक के हालात से मैंने ये नतीजा अखज़ किया था कि मैं जहां भी जाता था मेरा सामना सांप से ज़रूर होता था, और ये इत्तिफाकी था कि मेरा सामना जिस सांप से हुआ था वो एक ही था। बस फिर आगे चल पड़ी थी। मैंने उस औरत की तरफ देखा तो वह हवास बाख्ता होकर अभी तक खिड़की पर देख रही थी। शायद वो अकेली सफ़र कर रही थी। उसके साथ वाली सीट पर कोई भी ना बैठा था। अभी बस फिर थोड़ी दूर गई थी कि अचानक वही औरत दोबारा चीख पड़ी। अब की बार भी उसने सांप का नाम ही लिया था। वो औरत सच कह रही थी। उसकी खिड़की पर एक सांप मौजूद था। अगले ही लम्हे उस सांप को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैं आंखें फाड़े उस सांप को देख रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वही सांप था जिससे मेरा कई बार आमना सामना हो चुका था। अब मेरा हैरतजदा होना फितरी अमल था। मैं सोचने लगा कि ये इसरार था या हुस्न इत्तिफाक। ड्राइवर ने फिर बस रोक दी थी। कंडक्टर और मुसाफिर उस सांप को मारने के लिए तेजी से नीचे उतर गए। मैं भी नीचे उतर आया था। मैंने देखा कि कंडक्टर और मुसाफिर उस सांप को तलाश कर रहे थे, मगर वो सांप गायब हो चुका था। कुछ लोगों ने तो सांप को मारने के लिए करीब सड़क के किनारे पड़े पत्थर उठा लिए थे। ड्राइवर भी सख्त मुतवहश हो रहा था। उसने भी बस का कोना कोना छान मारा था, मगर सांप ना मिला था। काफ़ी देर तक उस सांप को तलाश करने के बावजूद कामयाबी ना हुई तो हम सब बस में सवार हो गए। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी। जिस खिड़की पर वो सांप आया था उस तरफ बैठी औरत अब आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी। बस के मुसाफिर चौकन्ने बैठे थे। उनके अंदर सांप का जो खौफ समाया था वो किसी तरह भी तहलील ना हो रहा था। हालांकि बस की अच्छी तरह अंदर और बाहर से तलाशी ली गई थी। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। मैंने अपना सर सीट की पुश्त से टिकाया और आंखें बंद कर ली। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ था। मैं अपने दिमाग को कुछ सुकून देना चाहता था और नीलम की अंधोनाक मौत का गम भी भुलाना चाहता था। काफ़ी देर तक मैं यूं ही आंखें बंद किए बैठा रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे छूने की कोशिश की हो। मैंने एकदम आंखें खोल दी और कुर्बो जवार में बैठे लोगों को देखने लगा। मेरे साथ एक उधेड़ उम्र बूढ़ा बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और वो गालिबन सो रहा था। शायद मेरा वहम था, मगर नहीं। मैंने अपने दाएं तरफ देखा तो अगले ही लम्हे में ठिठक गया और अगले ही लम्हे मेरी आंखें हैरत और तजस्सुस से फैलती चली गई। मेरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। मेरी दाईं तरफ वाली सीट पर वही पुरस्कार लड़की बैठी हुई थी। वो मुझे ही देख रही थी। उसके हसीन चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट रिंग रही थी। उसे बस में देखना मेरे लिए बिल्कुल हैरानकुन था। मैंने उसे बस में सवार होने से पहले बस स्टैंड से मुल्हिक जंगल में ही देखा था। वो कब और कहाँ से सवार हुई थी ये मैं नहीं जानता था, और ना ही मैंने उसे बस में सवार होते हुए देखा था। मैं उससे कुछ कहना ही चाहता था कि फिर खामोश हो गया। मैंने सर झटका और खिड़की से बाहर देखने लगा। बस किसी वीरान इलाके से गुजर रही थी जहां कुर्बो जवार में ताहद्दे निगाह खेत ही खेत थे। कहीं कहीं तो दरख्त भी नजर आ रहे थे। मैंने बाहर देखते हुए गैर इरादी तौर पर उस पुरस्कार लड़की की तरफ देखा तो अगले ही लम्हे में एक बार फिर चौंक उठा। मुझे खून अपनी रगों में मुंजमद होता हुआ महसूस होने लगा। जिस सीट पर चंद लम्हे कबल वो पुरस्कार लड़की बैठी थी अब वो वहां पर मौजूद ना थी, कोई और लड़की बैठी हुई थी। दूसरी हैरत अंगेज बात यह थी कि वो लड़की मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा दिमाग एक बार फिर उलझ गया था। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो पुरस्कार लड़की कहाँ गई। मैंने एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखा। वो बदस्तूर मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सर झटका और अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर ली। बस अपनी मखसूस रफ्तार से जा रही थी। हैदराबाद दक्कन पहुंचने में अब सिर्फ 1 घंटे का सफ़र रह गया था। वो लड़की हैदराबाद दक्कन पहुंचने से पहले ही रास्ते में उतर गई थी। उसके साथ उसका बापू भी था। उसके उतरते ही मैंने सुख का सांस लिया था। हालांकि वो लड़की भी कबूल सूरत थी, लेकिन मुझे कतन अच्छी ना लगी थी, क्योंकि नीलम की मौत ने मुझे बेहद उदास कर दिया था। हैदराबाद दक्कन के बस अड्डे पर बस के रुकते ही तमाम मुसाफिर उतरने लगे। मैं भी अपना बैग संभाले नीचे उतर आया। अड्डे पर टैक्सियों की भरमार थी।
मैं एक टैक्सी में सवार हुआ और ड्राइवर को एड्रेस बताया। ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। पूरे 1 महीने के बाद हैदराबाद आया था। अपना शहर अपना ही होता है। सड़कों पर बहुत हलचल थी और मैं उनमें खोया हुआ था। मुझे होश उस वक्त आया जब ड्राइवर ने टैक्सी चौक पर रोक दी थी, जहां सिग्नल बंद था। कुर्बो जवार में बहुत सी कारें और मोटरसाइकिल और साइकिल मौजूद थी। अचानक गैर इरादी तौर पर मैंने एक टैक्सी में पिछली नशिस्त पर बैठी लड़की को देखा तो मैं एक बार फिर उछल पड़ा। मेरी आंखें फटने लगी। उस टैक्सी में वही पुरस्कार लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे नहीं देखा था, वो सामने देख रही थी। अगर उसने मुझे देखा भी होगा तो फिर वो जानबूझकर सामने देख रही थी। मैं दिल में अल्लाह को याद करने लगा और सोचने लगा कि क्या इसरार हो सकता है। ऐन उसी वक्त सिग्नल खुल गया और ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। मैंने सर खिड़की से निकाल कर देखा तो वो टैक्सी बहुत पीछे रह गई थी। मुझे इस तरह देखते टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, सरकार इस तरह मत देखें, आपका सर किसी चीज से टकरा सकता है। मैंने उसी वक्त अपना सर अंदर कर लिया। ड्राइवर की बात दुरुस्त थी। ऐन उसी लम्हे एक तेज रफ्तार ट्रक टैक्सी के बिल्कुल करीब से गुजरा था। अगर मैं सर अंदर न कर लेता तो उस ट्रक ने मेरी गर्दन तन से जुदा कर देनी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और सामने लगे शीशे की तरफ देखने लगा। ड्राइवर मेरी तरफ ही देख रहा था। छूटते ही बोला, सरकार, क्या आप हैदराबाद दक्कन में पहली बार आए हैं? नहीं, मैं हैदराबाद का ही रहने वाला हूँ, मैंने हैरत अंगेज लहजे में कहा। यह तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? आपका अंदाज बता रहा है, ड्राइवर ने दांत निकालते हुए कहा। आप जिस अंदाज से बाहर देख रहे थे उससे मैंने यही अंदाजा लगाया कि आप इस शहर में नए नए आए हैं। कभी कभी अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने मुझे मतलूबा जगह उतार दिया। मैंने किराया अदा किया और अपना बैग कंधे पर लटकाए घर की जानी बढ़ने लगा। रास्ते में जितने जानने वाले थे सबसे सलाम दुआ नमस्ते करता हुआ अपने घर के दरवाजे पर आ गया। मैंने कॉल बेल बजाई तो 2 मिनट के बाद ही मेरी छोटी बहन फरजीना ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर देखकर खुशी से बोल उठी, भाईजान आप? क्यों, वापस चला जाऊं? मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। ओहो नहीं भाईजान, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। फरजीना बौखला गई। अंदर से अम्मी की आवाज़ आई, फरजीना कौन है? अम्मी, भाईजान आए हैं, फरजीना ने अम्मी को बताया। क्या, मेरा बेटा आया है? अम्मी की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी। फरजीना ने मेरा बैग मुझसे ले लिया। मैं अंदर दाखिल हो गया। ऐन उसी लम्हे अंदरूनी कमरे से अम्मी बाहर आई। उनके चेहरे पर चमक थी, उनकी खुशी दीदनी थी। अम्मी ने मुझे फरते जज्बात से गले लगा लिया, फिर अलहदा करते हुए मेरी पेशानी चूम ली। अब तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई हूं मैं, अम्मी ने पुरशिकवा लहजे में कहा। एक बार ड्यूटी पर जाते हो फिर वापस आने का नाम नहीं लेते। लगता है घर आने को तुम्हारा दिल नहीं चाहता। अम्मी, ये बात नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ड्यूटी ही ऐसी है, क्या करूं? अम्मी, अब बाहर खड़े बातें करते रहेंगे या कमरे में भी चलेंगे? उसी लम्हे फरजीना ने मुदाखलत की और हम हंसते हुए अंदरूनी कमरे में आ गए थे। मुझे कतरीना नजर नहीं आ रही थी। अम्मी से पूछा, अम्मी कतरीना नजर नहीं आ रही? वो साथ वाले हमसाये के घर अपनी सहेली से मिलने गई है, अम्मी ने बताया। फरजीना मेरे लिए चाय बना लाई थी। चाय पीने से मेरी कसलमंदी दूर हो गई थी। थोड़ी देर के बाद कतरीना भी आ गई। वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। फिर हम बातें करने बैठ गए। बातों बातों में ही अम्मी ने मेरी शादी का जिक्र छेड़ दिया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे लिए दुल्हन तलाश कर ली है और जल्द अज जल्द शादी करना चाहती हैं। शादी के जिक्र पर मुझे नीलम याद आ गई। नीलम याद आती ही मेरे दिल में एक सर्द आह उभरी और मैं गमनाक हो गया। क्या बात है आफ्ताब? अम्मी शायद मेरी कैफियत को भांप गई थी। उन्होंने पूछा, जी कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा गया। क्या तुम्हें कोई एतराज़ है बेटा कि मैं तुम्हारी शादी? नहीं अम्मी, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, मैंने जल्दी से कहा। आपकी खुशी मेरी खुशी है अम्मी। थोड़ी देर के बाद कतरीना ने रात का खाना लगा दिया। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने खूब डटकर खाना खाया। उसके बाद मैं थोड़ी देर अम्मी और बहनों के पास बैठा रहा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। मेरे कमरे में हर चीज़ चमक दमक रही थी। इसकी वजह यह थी कि मेरी छोटी बहन फरजीना रोज़ मेरे कमरे की झाड़ पोंछ करती रहती थी। मैं बिस्तर पर नीम दराज हो गया और सोचने लगा कि अम्मी को मेरी शादी की कितनी खुशी है। मैं अभी शादी तो नहीं करना चाहता, मगर अम्मी को ना करके नाराज़ भी नहीं कर सकता। ना जाने अम्मी ने क्या क्या ख्वाब देखे थे। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं था कि अम्मी ने मेरे लिए कौन सी लड़की पसंद की है। नीलम मेरे हवास पर छाई हुई थी। सोचते सोचते ही मैं नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन मुझे मालूम हुआ कि लड़की वाले मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अम्मी ने मुझे जल्दी से तैयार होने की हिदायत की। लड़की वालों ने दोपहर 1 बजे तक आना था। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे।
मैं जब तैयार होकर ड्राइंग रूम में आया तो लड़की वाले आ चुके थे। लड़की के वालिद के अलावा उसकी अम्मी और एक छोटी बहन थी। लड़की की छोटी बहन कतरीना के साथ किचन में मसरूफ थी। मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होकर उन्हें सलाम किया। लड़की का वालिद मुझसे गले मिला, जबकि उस लड़की की माँ ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। लड़की के वालिद का नाम रहमान अली था और वह हैदराबाद दक्कन के मशहूर सनतकार थे। अम्मी ने उनका तारुफ कराते हुए बताया कि रहमान अली मेरे अब्बू के क्लास फेलो और दोस्त थे। रहमान अली बहुत अच्छे और जिंदा दिल इंसान थे। वो मुझसे मेरे और महकमे के बारे में बातें करते रहे, मगर न जाने क्यों मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मेरे अंदर अजीब सी कशमकश हो रही थी, कुछ समझ नहीं आया था। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था। 10 मिनट के बाद कतरीना खाने के लवाजमात टेबल पर लगाने लगी। इस काम में फरजीना भी उसकी मदद कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जब हम टेबल पर पहुंचे तो अगले ही लम्हे में यकबारगी चौंक पड़ा। कतरीना के साथ जो लड़की बैठी थी वो वही पुरस्कार लड़की थी। मेरी आंखें धोखा खा रही थी। यह वाकई वही पुरस्कार लड़की थी। मैं एकटिक उसे देखने लगा। फिर मैं उस वक्त सख्त शर्मिंदा हुआ जब अम्मी ने मुझे टोका दिया। मैं सर झुकाए खाना खाने लगा। अब की बार मैंने उसे दोबारा नहीं देखा था, मगर मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ये पुरस्कार लड़की यहाँ तक कैसे पहुंची थी? क्या यह रहमान साहब की बेटी थी? मुख्तलिफ ख्यालात मेरे दिमाग में कसमसाने लगे। मुझसे खाना भी सही तरह से नहीं खाया जा रहा था। मैं माजरत करके वहाँ से उठ गया और अपने कमरे में आ गया। सब हैरान हो रहे थे कि मुझे क्या हो गया था। मेरा दिमाग चकरा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद को बिस्तर पर गिरा लिया। अगर वो पुरस्कार लड़की रहमान साहब की बेटी थी तो ये शामकोट की बस्ती में क्या करती फिर रही थी? क्या वह मुझे जानती थी? जब रहमान साहब चले गए तो अम्मी, कतरीना और फरजीना मेरे कमरे में आई। अम्मी परेशान हो रही थी। आते ही बोली, आफताब क्या बात है बेटा, तुम खाना अधूरा छोड़कर क्यों आ गए थे? अम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैंने कहा। मेरे लिए बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं उठकर आ गया। बेटा अगर ज़्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर को चेक करा दो। जी बेहतर, मैंने इस बात में सर हिला दिया। अम्मी कमरे से चली गई। कतरीना और फरजीना जाने लगी तो मैंने उन्हें रोक लिया। कतरीना, रहमान साहब की दूसरी बेटी का क्या नाम है? शाहिदा, कतरीना ने चौंक कर पूछा। क्या आपको शाहिदा पसंद आ गई है? नहीं, कतरीना ने चौंक कर पूछा। क्या आपको शाहिदा पसंद आ गई है? नहीं, ये बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। तो फिर क्या बात है भाईजान? फरजीना मुस्कुराकर बोली, भाईजान अगर आपको शाहिदा पसंद आ गई है तो मैं अम्मी से बात करती हूँ कि वो सुल्ताने की बजाय शाहिदा की बात करें। मैंने ये कब कहा है? मैं हैरत ज़दा रह गया। तो फिर आप शाहिदा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कतरीना ने पूछा। अरे बाबा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैंने जल्दी से कहा। अच्छा अब तुम जाओ, मैं आराम करना चाहता हूँ। वो दोनों मुंह बनाती हुई वहां से चली गई, जबकि मैं बिस्तर पर लेट गया और कुछ सोचने लगा। मेरी होने वाली बीवी का नाम सुल्ताना था और शाहिदा उसकी छोटी बहन थी। मेरी सुल्ताना के साथ शादी की बात तय हो चुकी थी। अम्मी चाहती थी कि मैं जल्दी ही शादी कर लूं, इसीलिए शादी की तारीख भी तय पा गई थी। मेरी शादी फरवरी की 15 तारीख को थी, जबकि आज 11 तारीख थी। मैंने अपनी छुट्टियां आगे बढ़ा दी थी। अम्मी और मेरी दोनों बहनें शादी की तैयारियों में जुट गई थी। मेरी अम्मी बहुत खुश थी। मुझे अपनी अम्मी की खुशी अजीज थी। मेरी अम्मी मुझे जो कहती थी मैंने कभी ना नहीं की थी, इसलिए मैंने अपनी बात की खुशी की खातिर अपना सर तस्लीम खम कर दिया। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। मेहमानों की आमद भी शुरू हो रही थी। उस दिन हफ्ता था, फरवरी की 14 तारीख थी। आज मेहंदी थी। सब घर वाले तैयारियों में मसरूफ थे। मैं अपने कमरे में मौजूद था कि ऐन उसी लम्हे मुझे घर में शोर सुनाई दिया। मैं चौंक पड़ा। मैं उठा और बाहर निकल आया। उसी वक्त मेरी बहन फरजीना दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। भाईजान, भाईजान, ये कैसा शोर है? उसके करीब आते ही मैंने पूछा। वो भाईजान, सुल्तानों को सांप ने डस लिया है। क्या? मुझे अपने पैरों तले से जमीन निकलती हुई महसूस हुई। भाईजान, अभी अभी फोन आया है, रहमान अंकल उन्हें अस्पताल ले गए हैं। कौन से अस्पताल में? फैज अस्पताल में। मैंने फौरन एक टैक्सी ली और हम घर वाले फैज अस्पताल की तरफ बढ़ गए। घर में कोहराम मच गया था। बिल्कुल वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया था। मुझे नीलम याद आ गई थी। उसे भी सांप ने डसा था। सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के तासुरात छाए हुए थे। एक एक लम्हा भारी गुजर रहा था। अम्मी तो बाकायदा सुल्ताना की सलामती की दुआएं कर रही थी। अम्मी ने ही बताया था कि सुल्ताना अपने कमरे में लेटी हुई थी कि उसे एक सांप ने डस लिया। सुल्ताना ने जोर से चीख मारी थी और उसके घर वाले वहां पहुंच गए थे। रहमान साहब ने उस सांप को देखा था जो खिड़की के रास्ते निकल गया था। वो उसे फौरन अस्पताल ले गए थे। हम जब अस्पताल पहुंचे तो एक अंधोना खबर हमारी मुंतजिर थी। सुल्ताना बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जाँ बहक हो चुकी थी। उसकी लाश के इर्द गिर्द उसके घर वाले जमा थे।
वो सब लाश से लिपट कर रो रहे थे। मैंने सुल्ताना को पहली बार देखा था। उसका चेहरा बाहर निकला हुआ था, बाकी जिस्म सफ़ेद चादर से ढांपा हुआ था। सुल्ताना का चेहरा सियाह हो चुका था। फिजा में सोगवारियत फैली हुई थी। सुल्ताना रहमान साहब की चहेती बेटी थी। उनकी रो रो कर आंखें सूज गई थी। थोड़ी देर के बाद सुल्ताना की मैयत एम्बुलेंस के जरिए उनके घर ले जाई गई। शाम तक उसकी मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई थी। एक बात कदरे मुश्तरक थी, वो ये कि जब मेरी नीलम से शादी होने वाली थी तो उसे भी सांप ने डसकर मार दिया था। अब जबकि मेरी शादी सुल्ताना के साथ हो रही थी तो भी सुल्ताना को सांप ने डसकर मार दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मसला था। दोनों बार सांप ही क्यों आया था? जैसे जैसे मैं सोचता मेरा दिमाग उलझ जाता था, मगर मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच पा रहा था। जितने भी मेहमान आए थे वो सब भी उदास थे। हम सब अगले दिन रहमान साहब के घर इजहार अफसोस के लिए गए। शादी वाला घर मातम कदा बन चुका था। सुल्ताना की अम्मी की हालत काबिल रहम थी, मगर होनी को कौन टाल सकता है। अचानक मैं सुल्ताना की छोटी बहन शाहिदा को देखकर चौंक पड़ा। वो काफ़ी दूर खड़ी मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट रिंग रही थी। मेरे औसान खता होने लगे, हवास बिगड़ने लगे। उसकी बहन मर चुकी थी और वो हंस रही थी। मुझे उस पर बेहद गुस्सा आने लगा। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। कतरीना भी उसके साथ खड़ी थी। शाहिदा, करीब जाकर मैंने उसे पुकारा। जी भाईजान। शाहिदा मुझे भाईजान कहती थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हुआ भाईजान? तुम्हारी बहन मर चुकी है और तुम हंस रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं भाईजान? मैं हंस रही हूँ? शाहिदा हक्का बक्का रह गई थी। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपनी बहन के मरने की खुशी है? मैं हक्का बक्का होकर उसे देखने लगा। अगले ही लम्हे एक बार फिर चौंक पड़ा। सनसनी की एक तेज और सर्द लहर मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गई। शाहिदा की सूरत बदल चुकी थी। उसकी आंखें सूजी और लाल थी। अभी चंद लम्हे कबल जो शाहिदा मेरे सामने खड़ी थी वो अब ना थी। भाईजान, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस बार कतरीना ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा और वहाँ से हट गया। मैं एक बार फिर उलझनों का शिकार हो गया। शाहिदा एक कबूल सूरत लड़की थी। शाहिदा की सूरत एकदम क्यों बदल गई थी? मुझे शाहिदा हंसती हुई क्यों लगती थी? मैंने अपना सर थाम लिया और कुर्सी पर बैठ गया। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिमाग फट जाएगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। शाहिदा की सूरत में मुझे वो पुरस्कार लड़की क्यों दिखाई दी थी? घर वापस आते ही मैं अपने कमरे में आ गया। मैं तन्हा होना चाहता था। थोड़ी देर के बाद अम्मी भी मेरे कमरे में आ गई। कतरीना और फर्जीना भी हमरा थी। अम्मी ने पूछा, आफताब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि सुल्ताना की मौत ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर कर दिया है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तुमने शाहिदा को क्यों कहा कि वो हंस रही है? पता नहीं अम्मी, मुझे क्यों ऐसा महसूस हुआ था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी चंद लम्हे मुझे तायराना नज़रों से देखते रही, फिर बोली, आफताब बेटा, मुझे भी सुल्ताना की अंधोनाक मौत का बेहद अफसोस है। शायद सुल्ताना तुम्हारी किस्मत में न थी। मैं खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर मजीद बैठने के बाद अम्मी और मेरी बहनें चली गई, जबकि मैं बिस्तर पर लेट गया। मैंने कल दोबारा अपनी ड्यूटी पर शाम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया था। अम्मी तो चाहती थी कि मैं मजीद अभी कुछ दिन और रुकूं, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। मैं उस पुरस्कार लड़की को तलाश करना चाहता था जो हर बार किसी न किसी सूरत में बदल कर आ जाती थी। वो कौन थी और क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती थी? अगली सुबह होते ही मैंने अपना बैग तैयार किया और नाश्ता करने के बाद सबसे अलविदाई मुलाकात की और सड़क पर आ गया। मैंने टैक्सी इंगेज की और बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। इत्तिफाक से एक बस शाम कोर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं उसमें सवार हो गया। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। सर्दी अपने उरूज पर थी। चारों तरफ में गहरा अंधेरा फैला हुआ था। सन्नाटा ही सन्नाटा था। मेरे कदम तेजी से उस खंडर की तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ मैंने उस पुरस्कार लड़की को जाते हुए देखा था। आज मैंने हतमी फैसला कर लिया था कि मैं आज हर सूरत उस पुरस्कार लड़की को तलाश करके रहूंगा जिसने मेरी जिंदगी में तलातुम पैदा कर दिया था। मैं आज शाम ही शाम कोर्ट पहुंचा था। जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मातहतों ने बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी दी थी। अब बस्ती से निकलकर मैं घने जंगल के साथ चल रहा था। झींगों के बोलने की आवाजें गहरे सन्नाटे में इर्ताश पैदा कर रही थी। चांद पूरी तरह निकल चुका था। काफी देर तक चलने के बाद मैं बस्ती से निकल आया। चांद की रोशनी में तहद्दे निगाह मैदान नजर आ रहा था। बहुत दूर वीरान खंडरात नजर आ रहे थे। मेरा ख्याल था कि वो पुरस्कार लड़की मुझे वीरान खंडरात में मिल जाएगी, मगर जब मैं वीरान खंडरात में पहुंचा तो मैंने टार्च रोशन कर ली और खंडरात की दीवारों पर मारने लगा। कोई है? मैंने आवाज दी। 2-3 आवाजें देने के बावजूद किसी ने भी जवाब न दिया। मैं आगे बढ़ता रहा और उस पुरस्कार लड़की को तलाश करता रहा, मगर मैं बेनीलो मरम ही रहा। मुझे वो लड़की ना मिली। मैं थक हार कर एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा
कि मैं क्या करूं और उस लड़की को कहाँ तलाश करूं। बैठे बैठे एकदम मैं ठिठक कर चौंक पड़ा। मुझे किसी के बोलने की आवाज़ें सुनाई दी थी। मैं पत्थर से उतर आया और उस सिमत बढ़ने लगा जिस सिमत से मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। आवाज़ों से यही महसूस हो रहा था कि एक मर्द और एक लड़की आपस में बहसो तकरार में मसरूफ थे। लड़की की आवाज़ सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो आवाज़ उसी लड़की की थी जिसकी तलाश में मैं वीरान खंडरात में आया था। जूं जूं मैं करीब होता जा रहा था, आवाज़ें मजीद वाज़े होती जा रही थी। करीब पहुंचते ही मैंने टॉर्च बंद कर दी और दीवार की ओट में होकर गुफ्तगू सुनने लगा। मर्द कह रहा था, देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि उस बाबू का पीछा छोड़ दो, वरना क्या क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? लड़की ने गुस्से से पूछा। वरना मैं उस बाबू को ख़त्म कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? तुम्हें हासिल करने के लिए मैं ऐसा कर गुजरूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। और जब उस बाबू को तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना कि तुम इंसान नहीं सांपन हो, तो वो तुमसे खुद ब खुद नफरत करने लग जाएगा। छोड़ दो उसका पीछा और अपनी दुनिया में वापस चलो। इस बार पुरस्कार लड़की ने कोई जवाब न दिया, मगर ये इंकिशाफ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पूरे वजूद में सनसनी की एक लहर दौड़ गई थी। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो पुरस्कार लड़की इंसान की बजाय सांपन थी जो मुझसे प्यार करती थी और मेरे प्यार में अंधी हो चुकी थी। मर्द की मजीद कोई आवाज़ न आई। शायद वो वहां से चला गया था। फिर उसी वक्त उस पुरस्कार लड़की के कदमों की आवाज़ें गूंजने लगी। वो इस तरफ आ रही थी जिस तरफ मैं मौजूद था। वो जैसे ही करीब आई, मैंने एकदम टार्च रोशन करके उसकी रोशनी में उस लड़की के चेहरे पर डाली तो वो चौंक गई और ठिठक कर रुक गई। जब उसने मुझे देखा तो उसके मुंह से सरसराती आवाज़ निकली, तुम? मैंने तुम्हारे बारे में सुन लिया है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें मरकूज करते हुए कहा कि क्या सुन लिया है? वो घबराहट आमेज लहजे में बोली, यही कि तुम इंसान नहीं हो, सांपन हो। मैंने कहा, अगर तुमने ये सुन लिया है आफताब, तो ये भी सुन लिया होगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उस लड़की ने कहा, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, ऐसा ना कहो आफताब। उसने तड़प कर कहा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और करती रहूंगी। ये सच है कि मैं इंसान नहीं हूँ, सांपन हूँ। 100 साल के बाद मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि मैं सांपन से इंसान बन जाती हूँ। अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। आफताब, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। एक इंसान और सांपन का मिलाप कैसे हो सकता है? मैंने कहा, अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो फिर इन वीरान खंडरात में क्या करने आए थे? उसने तीखे लहजे में पूछा। बोलो, क्या करने आए थे? मैं खामोश रहा। उसे क्या जवाब देता? मैं तलाश तो इसे ही करने आया था, मगर मुझे क्या मालूम था कि वो इंसान की बजाय सांपन थी। मुझे खामोश पाकर उसने कहा, आफताब, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे ही तलाश करने आए थे? मगर जब तुम्हें मेरी हकीकत का पता चला तो तुम्हारा इरादा बदल गया। आफताब, याद रखो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। जो लड़की भी तुम्हारी जिंदगी में आएगी, मैं उसका हशर भी नीलम और सुल्ताना जैसा कर दूंगी। उसके लहजे में फुंकार थी। उसकी बात सुनकर मैं ठिठक गया। हैरत की शिद्दत से मेरी आंखें फटने लगी। तो क्या तुमने ही उन्हें डसा था? हाँ, मैंने ही उन्हें डसा था, वो फुंकारते हुए बोली, और हर उस इंसान को डस लूंगी जो मेरे रास्ते में आएगा। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। मैंने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आता कि तुमने उनको मौत की नींद सुला दिया है? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? सिर्फ यही कि मैं उनसे शादी कर रहा था। मुझे तुमसे शदीद नफरत हो गई है। और हाँ, आइंदा मेरे बारे में मत सोचना और ना ही मेरे पीछे आना। इतना कहकर मैं पलटा और जाने लगा। वो तड़प कर आगे बढ़ी और मेरे आगे आ गई। आफताब, भगवान के लिए मुझे यूं ठुकरा कर मत जाओ। भगवान के लिए मत जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने उसे एक तरफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उसने मेरे करीब आते हुए कहा, भगवान के लिए रुक जाओ। मैंने गुस्से से उसे एक तरफ धक्का दिया। सांपन उछलती हुई एक बड़े से पत्थर पर जा गिरी। उसके हलक से एक दिलखराश चीख निकली। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और खंडरात से निकल आया। सांपन ने फिर मुझे रोकने की कोशिश न की थी। गुजरे हुए सारे वाकयात किसी फिल्म की मानिंद मेरी नजरों के सामने घूम रहे थे। मेरे सानों गुमान में भी ना था कि वो पुरस्कार लड़की इंसान की बजाय सांपन होगी। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर खंडरात की जानिब नहीं देखा था। अपने क्वार्टर पहुंचा तो उस वक्त रात के 11 बजने वाले थे। बाबूराम अपने क्वार्टर में सो रहा था। मैं भी बिस्तर पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, मगर ऐसा लगता था जैसे नींद भी मुझसे रूठ गई हो। मेरे दिमाग पर सांपन छाई हुई थी और मैं सोच रहा था कि मैं उस सांपन से कैसे छुटकारा हासिल करूं। मैं जहां भी जाता था वो मेरे पीछे पीछे होती थी और अब भी वो यकीनन मेरा किसी तौर भी पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे कह दिया था कि वो मेरी किसी से भी शादी नहीं होने देगी। इसका मतलब था कि अगर मैं किसी भी लड़की से शादी करने की कोशिश करूंगा तो सांपन उस लड़की को डस लेगी।
मैंने दाएं तरफ करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक उठा, फ्रेश होने के बाद नाश्ता किया और जंगल के राउंड पर निकल गया। आज मौसम भी सर्द था। आसमान पर गहरे गहरे सियाह बादल छाए हुए थे। मैं दोपहर तक जंगल का राउंड लगाकर वापस क्वार्टर में आ गया। इस दौरान सांपन मुझे कहीं भी दिखाई न दी थी। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा था, वो मेरे दिमाग पर सवार हो चुकी थी। हालांकि रात मैंने उसे धुतकार दिया था, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने ऐसा करके अच्छा नहीं किया था। शायद मेरे दिल में उसके लिए नर्म गोशा था या कुछ और, कि मैं अपने क्वार्टर से निकला और उन खंडरात की तरफ बढ़ गया। मेरे कदमों में ऐसी क्या कुव्वत आ गई थी कि मैं तेजी से उन खंडरात की तरफ जा रहा था। मुझे खुद अपना पता भी ना था, अपना कुछ होश ना था। खंडरात में आते ही मैं सांपन को तलाश करने लगा, मगर सांपन मुझे कहीं भी दिखाई ना दी। तलाश करते करते मैं एक पत्थर के करीब से गुजरा, मुझे उस पत्थर पर खून जमा हुआ नजर आया। मैं गौर से उस खून को देखने लगा। अगले ही लम्हे मुझे एक धड़का सा लगा। मुझे याद आया कि रात मैंने सांपन को धक्का दिया था। शायद वो इस पत्थर पर जा गिरी थी और ये खून उसी का हो सकता है। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। खंडरात की दूसरी तरफ भी जाकर मैंने उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर कुर्ब जवार में कोई जीरू तक मौजूद न था। मैं मायूस होकर वापस पलटा तो दूसरे ही लम्हे ठिठक गया। मेरे कदम रुक गए। मेरे सामने एक इंतहाई हैबतनाक आदमी खड़ा था। उसने जिस्म पर अजीब सा लिबास पहना हुआ था। चेहरा सपाट और काला सिया था। उसकी आंखें मुझ पर ही जमी हुई थी। मैं घबरा गया। मेरे हलक से बमुश्किल निकला, कौन हो तुम? उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया, सिर्फ मुझे घूरता ही रहा। मैंने उससे यही सवाल दोबारा दोहराया तो उसने कहा, मैं कौन हूं? तुम नहीं जानते? क्या मतलब? तुम उस सांपन के कातिल हो? तुमने उसे मार दिया है? क्या मतलब? सांपन मर गई? मैंने तो उसे नहीं मारा। मैं घबरा गया। तुमने ही उसे मारा है आफ्ताब, तुमने ही मारा है, वो जहरखंद लहजे में चीखा। उसने पत्थर की तरफ इशारा किया जिस पर खून जमा हुआ था। ये खून देख रहे हो? मैंने उसी पत्थर की तरफ देखा। हाँ, मगर ये उसी सांपन का खून है, वो फुंकारा। जब उसने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी और तुमने उसे धक्का दिया तो वो इसी पत्थर पर जा गिरी थी। पत्थर पर गिरने से उसके दिमाग पर ऐसी चोट लगी जो जानलेवा साबित हुई। तुम तो चले गए थे, मगर मैं जब उसे लेने के लिए खंडरात में आया तो वो तड़प रही थी, तुम्हें पुकार रही थी। लेकिन तुम जालिम आदमी उसकी मोहब्बत की परवाह किए बगैर जा चुके थे। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर गुलूगीर लहजे में बोला, आफ्ताब, मैंने उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, बहुत कोशिश की, मगर मैं उसे ना बचा सका और वो मर गई। मेरे दिल पर एक ठेस सी लगी। वो हैबतनाक आदमी रोने लग गया था। ताहम उसने मजीद कहा, आफ्ताब, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। तुम्हारी खातिर उसने मुझे ठुकरा दिया था, मगर तुमने उसकी मोहब्बत की कदर न की। तुमने उसे ठुकरा दिया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने अपनी बात जारी रखी। अगर उसने मुझसे वादा न लिया होता तो मैं तुम्हें इतना डसता कि तुम्हारी लाश तक नजर न आती। वादा? कैसा वादा? उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें कुछ ना कहूं। उसने कहा, वरना मैंने तुम्हें खत्म करने का इरादा कर लिया था। अब अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूं तो तुम आइंदा इस खंडर की तरफ आने की कोशिश ना करना, वरना हो सकता है कि मैं उससे किया हुआ वादा भूल जाऊं। अब तुम चले जाओ। मैं उसे देखता हुआ उसके करीब से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। वो भी सांप था। जब उसके करीब से गुजरा तो मुझे उससे अजीब सी बू आई थी। मैं बोझल कदमों के साथ चलता हुआ अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। सांपन की मौत का मुझे बेहद दुख था, मगर मैं क्या कर सकता था? मुझे क्या पता था कि मेरे ही धक्का देने से वो पत्थर पर जा गिरेगी और वही पत्थर उसकी मौत का सबब बन जाएगा। मैंने शामकोट जंगल में बमुश्किल 2 हफ्ते ही गुजारे। फिर मैंने अपना हैदराबाद दक्कन में तबादला करा लिया। इसके बावजूद मैं उस सांपन को कभी ना भूल सका। बेशुमार साल बाद आज भी जब वो याद आती है तो दिल में एक अजीब सी कसक जाग उठती है। एक हसरत सी दिल में है कि काश वो ना मरती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।